नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू ने बूढ़ी सास पर चोरी का इल्जाम लगाकर धक्के मारकर वृद्धा आश्रम भेजा तो सच्चाई पता चलते ही बेटे ने बहू का किया वो हाल कि सुबह के 10 बजे थे। 75 वर्षीय रमा जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोसन आ गई और बोली, कैसी तबीयत है रमा बहन? रमा जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है। जब तक जिंदगी है बीमारियां तो साए की तरह चिपकी ही रहेंगी। तो रमा बहन, तुम शहर में अपने बेटी बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेली रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, तुझे खूब प्यार से रखेगा। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक ही उलझन है कि बैठे बैठे ये पहाड़ सा दिन कटता ही नहीं। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए रमा जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ रमा, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। जवानी में इंसान के पास इतना काम होता है कि वक्त ही नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता तो वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन नर्क समान हो जाता है। अब देख, जब से जगत भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब सी हो गई है। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटे के घर घुमाओ, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ बहन, सोचती तो मैं भी यही हूँ। कल रमन का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उसे कहूंगी कि मुझे अपने साथ ही ले चल। रमन अपनी माँ रमा जी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की बाछें खिल उठी। रमा जी झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे के आने की खुशी इतनी थी कि रमा जी बीमारी कमजोरी सब भूल गई और रमन की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगी। लेकिन जब रमा जी भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही न पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। बुढ़िया बनाई तो कहीं से मोटी कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल की छींटे हाथों पर आ गिरी और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर रमन ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो रमा अपराध भाव से बोली, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम नहीं कर पाते। अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। तो रमन बोला, क्या रमा, अच्छा भला तो बनाया है। कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। रमा का दिल रखने के लिए रमन ने कहा और आधा अधूरा पेट भरकर उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी रमा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने रमा को अपने साथ चलने को कहा तो रमा उसे मना ना कर पाई और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए रमा जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली गई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, ये सोच सोचकर रमा जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही रमा जी बेटे के घर पहुंची तो उन्होंने इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू रिंकी का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वही खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते की औपचारिकताएं पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में
ऐसा रूखा स्वागत पाकर रमा जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर रमा जी कांप सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके मम्मी के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो मम्मी को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए रमा जी से कहा, यहाँ बैठ जाओ। मम्मी चाय पियोगी? हैरान परेशान रमा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रिंकी की बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर रमा जी के पास आ गई और बोली, लीजिए रमा जी। रमा जी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर रिंकी मेम साहब तो अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं। अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए रमा जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय के खातिर यहाँ आई थी? रमा जी शहर में तो आ गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा सताता रहता। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता। हालांकि उनका बेटा रमन उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। दिन में एक बार आकर उनका हालचाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज्यादा समय नहीं होता था कि वो अपनी माँ के पास बैठ सके। रमा जी के खाने पीने और कमरे की साफ सफाई का ख्याल कामवाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उसे कोई मतलब था ही नहीं, और अगर रमन अपनी पत्नी रिंकी को रमा जी का ख्याल रखने को कहता तो वो उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर बैठाने की? इसी बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो रमन ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में काम वाली बाई मीरा ही थी, जो रमा जी के साथ थोड़ा हंस बोल लेती थी। वो एक दयालु महिला थी जो रमा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए भी कभी अपना हाल चाल बांट लेती थी तो कभी रमा जी का हाल चाल सुन लेती थी। उसके साथ रमा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन रिंकी को उनकी ये बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर नाक भो सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेगी। बातें करने के लिए अब काम वाली बाई ही मिली थी। इस बूढ़ी गवार को ना जाने कहाँ से लेकर यहाँ बिठा दिया है। बहू की ये सब बातें रमा के दिल में तीर सी चुभती, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुपकर पी जाती, किसी से कुछ ना कहती। एक दिन जब मीरा काम पर नहीं आई तो रमा जी बेचैन हो उठी। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बतियाने वाला? वो दिन रमा जी ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन मीरा काम पर आई तो रमा ने ना आने का कारण पूछा। रमा के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चे को गंभीर चोट आ गई, तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने बहुत खर्चा बता दिया है। इतना तो पैसा मेरे पास है भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी बात सुनकर रमा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा रमन ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो रमा जी ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे। तो रमन बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं रिंकी से कह देता हूँ, वो आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर रमन चला गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनकी बहू रिंकी पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों रे बुढ़िया, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो तुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी? लेकिन जैसे ही रमा जी ने काम वाली बाई की बात की तो रिंकी भड़क पड़ी। हाँ, बड़ी ज्यादा छोड़कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटानी बाकी रह गई है। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है,
उससे ज़्यादा मैं किसी को एक फूटी कौड़ी भी फालतू नहीं देने दूंगी। और बुढ़िया, कान खोल कर सुन ले, अपने काम से मतलब रखा कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर रिंकी ने अपनी बाई मीरा को भी खूब फटकार लगाई। बहू का ये सब रूप देखकर रमा जी तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। रमा जी जब से आई थी तब से रिंकी की आंखें में खटक रही थी। अक्सर वो अपने पति से भी कहती थी कि रमा जी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वो वहां अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन रमन अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब रमन अपने ऑफिस से लौटा तो रिंकी को नोटों की गट्टी देते हुए बोला, रिंकी ये संभाल कर रख लो, पूरे 2 लाख है। रिंकी ने अपनी अलमारी में वो पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब रमन ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो रिंकी बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वो पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। फिर रमन बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। तो रिंकी ने तिरछी नजर से रमा जी की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही बचता है इस घर में जो पैसे उठा सकता है। और वैसे ही कुछ दिनों पहले तुम्हारी माँ मीरा को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी ना। मुझे तो लगता है कि रिंकी की ये बातें सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, रिंकी तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगी, और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही तो है। रमन बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी रिंकी बोली, रमन एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो। मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूंगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए रिंकी रमा जी के कमरे में घुस गई तो रमा जी बोली, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मेरा ये सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो। तो रिंकी ने कहा, माँ जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए रिंकी ने रमा जी का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय टोटो की 2 गड्डियां भी निकल आई। उन्हें देखते ही रमन चौंक गया और भौंकलाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ये हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर रिंकी बोली, ये क्या, यहाँ तो केवल 1 ही लाख पड़े हैं। मुझे लगता है बाकी का 1 लाख कामवाली को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी मीरा बोली, नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी रिंकी नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। रमन अपनी नजरें झुकाकर ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी रमा जी मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उन्हें शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया, और मेरा वो बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख उठी थी, दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल चुप थी। कभी कभी रमन के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी पत्नी को भी ये बात समझाने की कोशिश करता। एक आध बार उसने रिंकी से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की, लेकिन रिंकी कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन रिंकी ने कहा, रमन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ाओ ताकि वो भी खुश रहें और हम लोग भी। फिर रमन बोला, रिंकी तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं, और अगर
मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊंगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर थू-थू करेंगे। और वैसे भी माँ की जो हालत है, उन्हें अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर रिंकी ने कहा, तो ठीक है, गांव में नहीं छोड़ सकते तो माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ो। लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन रमन अपनी माँ के कपड़े पैक करता हुआ बोला, माँ, मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है। कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा। अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। रमन ने देखा तो रमा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और केवल इतना ही बोलती जा रही थी, बेटा, मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरे रास्ते रमा जी बस यही बोलती रही कि बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती। मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तो एक तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है। तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा। रमन गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रमन ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और वापस कभी पलटकर भी नहीं देखा। वापस आकर रमन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और रमा जी को वृद्धाश्रम भेजकर रिंकी के कलेजी को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज रमा को वृद्धाश्रम पहुंची पूरे 2 महीने बीत चुके थे। इस दौरान रमन से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार रिंकी ने फोन उठाया और ये कहकर फोन काट दिया कि किसी काम से बाहर गए हैं। आज ऑफिस जाने को रमन तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया। मिस्टर रमन, आपकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर रमन स्तब्ध रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही रमन अपनी पत्नी के साथ वृद्धा आश्रम पहुंचा तो रमा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन रमा ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजू ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला रमन के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो रमन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो बोली, बेटा, तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती है। बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वो अपने घर से खाना बनाकर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ तुम्हारी माँ को अपने हाथ से खिलाती थी। लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में घोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर रमन चौंक गया कि आखिर वो औरत कौन थी। फिर वह वृद्ध महिला बोली, अकेले बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वह बस इसी तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वो ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्धाश्रम की संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने रमन को एक चिट्ठी पढ़ाई और बोली, बेटा, ये पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। रमन अपनी रमा का लिखा आखिरी पत्र पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो लिखा था पढ़ते ही रमन को एक गहरा झटका लगा। एक और उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी, तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। वो पत्र पढ़कर रमन अपनी माँ के मृत देह से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया
और आज मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। उसके बाद रमा जी के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। बड़े दुखी मन से रमन ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। रमन की पत्नी को यह समझ नहीं आया था कि ऐसा आखिरी पत्र पढ़ते ही अचानक रमन को क्या हो गया कि वह ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा। रिंकी ने रमन के आंसू पोंछते हुए कहा, रमन, खुद को संभालो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदलना नहीं जा सकता। तभी रमन गुस्से से रिंकी को देखने लगा और उसका हाथ छिड़कते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वो इस दुनिया में थी, उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और ये सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक मैं बस एक ही बात कहती रही कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। रमन के मुंह से ये सब बातें सुनकर रिंकी हैरान रह गई। उसी समय रमन ने रिंकी की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रिंकी जोर से चिल्लाई, रमन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं। तभी रमन ने कहा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में रिंकी की माँ अपनी बेटी बहू को साथ लेकर तमतमाते हुए उसके घर पर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ के रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसी समय रमन चिल्लाया, जो आप लोगों के बस में हो आप वो करो, लेकिन अब ये औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। रमन की गुस्से भरी जोरदार आवाज सुनकर रिंकी की माँ थोड़ी शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऐसा भी क्या कर दिया रिंकी ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो? सासू माँ, अगर मेरी बात पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती। तब इन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा जो सबसे नजरें चुरा कर इधर उधर देख रही थी। फिर रमन बोला, ठीक है, अगर ये नहीं बताती तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की ही वजह से, और अब उनकी वृद्ध अवस्था में जब मैं अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए रमन ने अपनी सास को और अपनी माँ का लिखा हुआ वो पत्र दिखाया और कहा, ये पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटी रमन, सदा खुश रहो। बेटा, जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा ये खत पढ़ोगे तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, वो तो आए दिन मुझे ताने सुनाती थी। जब मैंने काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगी और तुम बहू को ये जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ की लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके।
लेकिन वो इतनी सभी मानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है, वो मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वो तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा रमन मुझे लेने ज़रूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद रिंकी मेरे पास आई और कहने लगी, माँ जी, यूं ही बैठे बैठे तो हड्डियां जाम हो जाएगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने मीला के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी, उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी, फिर मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रखकर मुझ पर और अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते रमन रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, ये तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी ये मैं नहीं जानता था। तभी रिंकी की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो रमन ने कहा, सासू माँ, ये बात बिल्कुल सच है, और ये उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चैन दी थी। सोने की चैन का नाम सुनते ही रिंकी की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो रिंकी को कोई सोने की चैन नहीं दी। फिर रमन ने कहा, अच्छा, पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चैन दिखाते हुए यही कहा था कि ये मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही रिंकी के पसीने छूटने लगे। फिर रमन ने कहा, सच सच बताओ रिंकी, वो चैन तुमने उसी 1 लाख रुपए से खरीदी थी ना, जो गायब हुए थे। ये सुनकर रिंकी के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। सबकी नजरें रिंकी पर थी, लेकिन रिंकी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर रिंकी की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर 2 झन्नाटेदार तमाचे मारे। फिर रमन ने कहा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि माँ के 2 संदूक थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे रखे हुए या छिपाए हैं, जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल दिए। फिर रमन ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गांव वाला मकान काम वाली बाई मीरा के नाम पर दिया जाए, ताकि अंतिम समय में उसने जो मेरी सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वह चाहती है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब पढ़ते पढ़ते रमन फूट फूट कर रोने लगा और ये कहते हुए ज़मीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता तो आज वो मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोता देखकर रिंकी की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ही ना होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ ये सब करें तो तुझे कैसा लगेगा? एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपने सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर रमन को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है
वो सब भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो। और तुम्हारी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज रेंगी को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में रमा की सेवा करके मीरा ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए रमन ने गांव वाला मकान मीरा के नाम पर कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रमन ने रिंकी को घर में रख तो लिया, लेकिन कभी उसे माफ नहीं कर पाया। रिंकी पूरी कोशिश कर रही थी कि रमन के दिल में वापस अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद अब ये संभव नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।